हे एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जॉन रॉल्स को। ओके, जिन्हें कंटेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्टेरियन भी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। उन्हें 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर में काउंट किया जाता है। ओके, क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसकी वजह से। उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है जॉन लॉक का और इमैनुअल कांट का। जॉन लॉक से उन्होंने क्या बोरो किया है? थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। एंड इमैनुअल कांट से उन्होंने क्या बोरो किया है? कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। वो ये यूज करेंगे। उनका ये मानना है जो कोई भी सोसाइटी है वो बेस्ड होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिम द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हैज टू बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ये कहां से बोरो किया है? इमैनुअल कांट से। A person's dignity cannot be violated for the sake of even the greatest good of greatest number। यहाँ पे जॉन रॉल्स जो है बेंथम को क्रिटिसाइज कर रहा है। इवन वो ये बात कह रहे हैं, अगर किसी को कोई एक्शन है जिसकी वजह से ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर हो रहा है, पॉसिबल है, लेकिन उसमें एट द सेम टाइम किसी की ह्यूमैनिटी वॉयलेट हो रही है, डिग्निटी वॉयलेट हो रही है, ओके, तो वो गलत होगा, वो सही नहीं माना जाएगा। The principle of justice should affirm the conception of morality and should not be dependent on time and space। इस लाइन का क्या मतलब है? टाइम एंड स्पेस मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है वो यूनिवर्सल है। ओके, आप ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे फॉलो होगा वहां पे नहीं होगा। जॉन रॉल ने लक फैक्टर को भी कंसीडर किया है थ्योरी ऑफ जस्टिस में। कैसे? उनकी एक लाइन है, ये सुनते हैं। The natural distribution is neither just nor unjust, nor is it unjust that a person are born in a society at some particular position. These are simply natural facts. What is just and unjust is the way that institution deal with these facts. Means हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं, हम किस घर में पैदा होंगे। हम रिच फैमिली में पैदा हो सकते हैं, हम पुअर फैमिली में पैदा हो सकते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली में भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन अनजस्ट क्या होगा? अनजस्ट ये होगा किस हिसाब से हमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ट्रीट कर रहे हैं। कहने का यहाँ ये मतलब है कि वो हमें इक्वल तरीके से ट्रीट करे, जैसे वो रिच को ट्रीट कर रही है वैसे ही पुअर को करे, वैसे ही मिडिल क्लास को करे। ओके, जस्ट और अनजस्ट वहां पे होगा, अदरवाइज सारी चीजें नेचुरल फैक्ट है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ओके, Rawls argue that a just society is one in which institution means government are designed to ensure that everyone has a equal opportunity सभी के लिए, चाहे वो रिच है वो पुअर है, to succeed and live a fulfilling life regardless of their natural talent or social position. Justice and fairness take into account the factor of luck and expect us to compensate in the favor of those who may be least advantageous। ये है डिफरेंस प्रिंसिपल, ये हम जस्ट अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन केस अगर कोई लीस्ट एडवांटेजेस पोजीशन में, मान लो पुअर फैमिली में बोर्न हुआ है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ओरिजिनल पोजीशन, आप इसको स्टेट ऑफ नेचर की तरह भी समझ सकते हैं। ओके, जॉन रॉल ने इसको ओरिजिनल पोजीशन नाम दिया है। इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमंस आर रैशनल, सोशल एंड मोरल। ये बात कर रहा है ह्यूमन नेचर की। स्टेट ऑफ नेचर क्या था? हमने डिस्कस किया था, जब कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई नहीं है, ओके, लोग अपने आप ओपनली रह रहे हैं, ठीक है, बिना किसी अथॉरिटी के, तो वहां पे ह्यूमंस का कैसा है, नेचर कैसा है? वो रैशनल है, सोशल है एंड मोरल है। रैशनैलिटी मींस पीपल आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट, advance their interest and also know how to protect their interest. They are indifferent to each other. In words of Rawls, they are mutually disinterested person। Means मान लीजिए मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो मुझे पता है मेरे इस इंटरेस्ट को कैसे मुझे परस्यू करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज, मुझे ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला डॉक्टर कर रहा है या वो एडवोकेट बनना चाहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग से मतलब है। ओके, दे हैव एन इनहेरेंट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। उन्हें पता है जस्टिस क्या है, एक आइडिया है उन्हें। दे आर असेंबल्ड। अच्छा, अब हमें याद होगा कि हमने कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी में पढ़ा था कि सब लोग असेंबल होते हैं, ठीक है। अब असेंबल होके करने क्या वाले हैं? दे आर असेंबल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स विच आर लिबर्टी, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनकम और वेल्थ एंड डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, प्राइमरी गुड लेकिन हमें चाहिए क्यों? Primary goods are things that people in society need to pursue their goals and lead fulfilling lives। प्राइमरी गुड हमें चाहिए, एक जो हमें अपने गोल परस्यू करने, जैसे मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे प्राइमरी गुड चाहिए। ओके, जो मुझे एक अच्छी लाइफ जीने, उसके लिए मुझे प्राइमरी गुड चाहिए, और इन्हीं प्राइमरी गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये है ओरिजिनल पोजीशन। अब हमें प्राइमरी गुड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसके लिए जॉन रॉल ने एक तरीका निकाला है। उसने क्या बोला? एक वेल है, वेल का लिटरल मीनिंग होता है पर्दा। एक पर्दा है, उसके पीछे सभी के सभी लोग चले गए हैं। ओके, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ओके,
किस लिए गए हैं पीछे? ताकि हम प्राइमरी गुड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन है कुछ, क्या कंडीशन है? इन द वर्ड्स ऑफ रोल्स, अमंग द एसेंशियल फीचर ऑफ दिस सिचुएशन इज दैट नो वन नोज इन द प्लेस इन सोसाइटी, ओके, हिज क्लास पोजीशन एंड और सोशल स्टेटस, nor does anyone know his fortune in distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength, and like. I shall even assume that the parties do not know their conception of good or their special psychological propensities. Means जब हम वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है एक पर्दा है जिसके पीछे के सभी के सभी पीछे के प्राइमरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वहां पे हम कुछ चीजें भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? मैं रिच हूं या पुअर हूं। अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं, मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं, अपर कास्ट से बिलोंग करता हूं, मुझे मेरा आईक्यू लेवल नहीं पता है, ठीक है, मैं डम इंसान हूं या बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मुझे मेरी स्ट्रेंथ नहीं पता है, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा किया क्यों है? ये कंडीशन क्यों लगाई? ये इसलिए लगाई है ताकि हमारी बायसनेस ना रहे, ठीक है, प्राइमरी गुड को वो करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में बायसनेस ना रहे, इसलिए। However, they are aware of some general understanding like psychology of humans, economics and society. ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, प्राइमरी गुड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। रोल्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हमने डिसाइड कर लिया। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। फर्स्ट, इक्वल लिबर्टी, he gives priority to liberty, otherwise it will be unfair to those who are talented. मतलब ये कि हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट है, वो उसे एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन उसके पास वो फ्रीडम है कि नहीं है। ओके, और इक्वल लिबर्टी मतलब ये फ्रीडम हर एक के पास होनी चाहिए। हर इंसान, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे ट्रांसजेंडर है, ओके, ये है इक्वल लिबर्टी। नेक्स्ट, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, FEO. He doesn't prefer mere equality of opportunity but rather fair equality of opportunity, as it will ensure fair competition and will be more productive and efficient. Equality of opportunity simply means whoever is talented and qualified will occupy the position, whereas fair equality of opportunity will consider other things like historical injustice, natural disability and other factors to decide the qualification. Example से समझते हैं। मान लीजिए क्रिकेट है, ठीक है, वहां पे पोजीशन ओपन होती है बैट्समैन के लिए, तो एक नोटिफिकेशन जारी होती है, सभी के सभी लोग आते हैं, ट्रायल देते हैं और उनके टैलेंट के बेस पे उनको सिलेक्ट किया जाता है। ये है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है फिर? अब मान लीजिए दो स्टेट को कंसीडर कर लेते हैं, झारखंड बिहार, जो कि एक पुअर स्टेट है। वहां पे बीसीसीआई स्पेशल कैंप लगाती है, कोच प्रोवाइड करती है, फ्री में किट देती है, ठीक है, प्लेयर्स को ट्रेन करती है 1 साल तक। उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी करती है और कहती है भाई जो जो टैलेंटेड प्लेयर है आइए ट्रायल दीजिए, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ये है फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो क्या इसमें स्पेशल क्या था? इसमें स्पेशल ये था जो पुअर स्टेट है उनके प्लेयर्स को उन्होंने स्पेशल अलग से फंड प्रोवाइड किया है, ओके, किट प्रोवाइड की है, कोच दिया है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दिस इज फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जॉन रोल एक बात कहता है कि हमने इक्वल लिबर्टी भी प्रोवाइड कर दी है और फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इनइक्वालिटी रहेगी और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेट करेगी जो टैलेंटेड लोग हैं काम करने के लिए। ओके, तो अब क्या किया जाए? वो इस पे ये बात बोलता है, दोज हु आर इन मोस्ट एडवांटेजेस पोजीशन शुड वर्क फॉर दोज हु आर इन द लीस्ट एडवांटेजेस पोजीशन। द डिफरेंस प्रिंसिपल इज इंटेंडेड टू गाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक गुड्स इन जस्ट सोसाइटी। अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं, अगर कोई अपर कास्ट का इंसान है, ठीक है, या फिर कोई रिच है, तो क्या करें? वो काम करें पुअर के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो लीस्ट एडवांटेजियस पोजीशन में बैठे हैं। Okay, in simple term, the difference principle hold that social and economic inequality are acceptable only if they are to the benefit of the least advantageous member of society. Rawls argue that the distribution of social and economic goods should be arranged so as to maximize the welfare of least well-off member of society. Example, आपने भूदान सुना होगा, ये विनोबा भावे ने किया था, 1956 के अराउंड की बात है ये। तो उसमें क्या हुआ था, जो बिग लैंड लॉर्ड थे, अपर कास्ट के थे, उन्होंने अपना जो लैंड है वो दिया था, ठीक है, भूदान दान किया था, ताकि वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके गरीबों में, ठीक है, लोअर कास्ट के जो लोग थे। और एप्लीकेशन क्या है इसकी डिफरेंस प्रिंसिपल की? जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है,
जो रिच पीपल है उनको टैक्स किया जाता है, वो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है वो फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आयुष्मान, किसके लिए, गरीब लोगों के लिए ना, वो उज्ज्वला स्कीम किसके लिए, वो गरीब लोगों के लिए। जॉन रोल ने ये तीन प्रिंसिपल दे दिए, इक्वल लिबर्टी, फेयर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। व्हाट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज प्रिंसिपल, तब क्या, तब किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो इसका आंसर जॉन रोल्स ने ऐसे दिया, सबसे ऊपर लिबर्टी, देन फेयर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, देन डिफरेंस प्रिंसिपल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आधार एक्ट केस, इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला कि जो फोन नंबर है वो लिंक किया जाएगा बैंक अकाउंट के साथ और उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सब्सिडी है वो डाली जाएगी। ओके, लेकिन इसका दूसरा कंसर्न क्या था कि ये हमारी प्राइवेसी में इन्वेड कर रहा है। प्राइवेसी क्या है हमारा, अंडर आर्टिकल 21 लाइफ टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ उसका पार्ट है। तो यहाँ पे अब क्लैश है, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये करप्शन को खत्म करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो ये हमारे एक्टिविस्ट हैं, सोशल सोसाइटी के जितने भी है, जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट है, सब कह रहे नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है। तो जोन रोल के हिसाब से यहाँ पे लिबर्टी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ओके, मतलब उसको लिंक नहीं किया जाना चाहिए। दो, गवर्नमेंट ने इसको जस्टिफाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बोल दिया है। दूसरा एग्जांपल, रिजर्वेशन इशू। हमें पता है रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है एससी, एसटी, ओबीसी और अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि ये इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, क्वेश्चन ये कितनी रिजर्वेशन, कितनी परसेंटेज देनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी, फेयर इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, ये क्या कर रहा है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहा है सभी के लिए। ओके, it surely helped SC, ST, OBC communities, but the question is how much reservation they need so that liberty क्या है, talent है, of other don't get affected। ये कहीं ना कहीं सच भी है, जो टैलेंटेड है, ओके, अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, जो टैलेंटेड है, और जो अनड्यू एडवांटेज है जो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको इस चीज का फायदा मिल रहा है। मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा, इसका उनकी अपलिफ्टमेंट में हेल्प करता है। क्वेश्चन यहीं पे यही है कि कितने परसेंटेज। एक अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 335 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको अमेंड कर दिया गया था बाद में, उसमें एक लाइन की गई, वो पढ़ते हैं। इवन दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज दिस क्लोज अंडर आर्टिकल 335, द क्लेम ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साफ साफ बोला है, मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्यों बोल रहा है कि ऐसा भी ना हो कि आप इतना कोटा दे दो किसी को कि वहां पे अनटैलेंटेड लोग आ जाए और एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन की। हाउ कैन यू मेंटेन एफिशिएंसी, ओनली इफ गवर्नमेंट कीप रिक्रूटिंग टैलेंटेड कैंडिडेट्स। ओके, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्लैश है दो चीजों के बीच में, फेयर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी के बीच में और टैलेंट के बीच में। टैलेंट क्या, लिबर्टी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, जॉन रोल की थ्योरी ऑफ जस्टिस की। His idea has proved to be very helpful in establishing a progressive society। कैसे, लिबर्टी, फेयर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, डिफरेंस प्रिंसिपल, ये तीनों चीजें बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में। दूसरी बात, ही वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर हु जस्टिफाइड हेल्पिंग द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये फर्स्ट फिलोसोफर जिसने क्लियरली स्पेसिफिकली बोला है, हाँ भाई जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ओके, इससे पहले ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करी इमैनुअल कांट ने, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी उसमें क्या है, सभी के बारे में, चाहे वो वुमन है, चाहे रिच है, चाहे पुअर, उसमें सब आए। यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली बोला है। His fair equality opportunity justified affirmative action or reservation to the weaker section of society and women. Last, least advantaged section of society has a wide range to consider। इसमें क्या क्या कौन कौन आ सकता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग आ सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, माइग्रेंट्स, ट्रांसजेंडर, फिजिकली हैंडीकैप, ये सभी के सभी इसमें आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है जो इन लोगों के लिए काम करी वो जस्टिफाइड है, किस बेसिस पे, जॉन रोल की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल सीएसआर है, जो टैक्स है, ठीक है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है थ्रू पॉलिसीज। कौन कौन सी पॉलिसीज, उज्ज्वला स्कीम, मिड डे मील स्कीम, आयुष्मान भारत, ये सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, गरीब लोगों के लिए, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। John Roll encouraged philanthropy and charity as he asked the advantaged section of society to work for weaker section of society। Okay, टाटा का नाम याद रखना इसमें। John Rawls principle also found their justification in our constitution like fundamental right and DPSP। DPSP में भी ये बात बोली गई है। Okay, स्पेशली वीकर सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ
चीजें कही गई है डीपीएसपी में, वो आप याद रख लेना आर्टिकल कौन कौन से है। चलिए बात करेंगे क्रिटिसिज्म की, लास्ट पार्ट है। वी कैन नॉट बी रैशनल इन प्योर सेंस, ह्यूमन कंसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज शेप्ड बाय द कंसेप्शन ऑफ देयर कम्युनिटीज, आवर गोल आर शेप्ड बाय आवर कम्युनिटीज। जो वेस्टर्न सोसाइटी के लोग हैं उनका जीने का तरीका अलग है, उनकी सोचने का तरीका अलग है, उनकी मोरालिटी अलग तरीके से शेप होती है, इंडियन सोसाइटी अलग तरीके से शेप होती है, उसी हिसाब से हमारे गोल भी शेप होते हैं। ओके, नेक्स्ट, another criticism was given by Amartya Sen, it's impossible to arrive at a transcendental view of justice. Rawls focus on just institution, whereas Amartya Sen emphasized creating a just society. अमर्त्य सेन कह रहा है भाई हमें ऐसी थ्योरी बनाने की जरूरत क्या है जो हर यूनिवर्सल हो, ट्रांसडेंटल व्यू ऑफ जस्टिस का मतलब जो हर जगह लागू हो, यूनिवर्सल हो। ओके, सेम है। रोल फोकस ऑन जस्ट इंस्टीट्यूशन, वो बात कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट है वो सभी को इक्वली ट्रीट करे, जस्ट तरीके से ट्रीट करे। लेकिन अमर्त्य सेन इससे ऊपर बात कर रहा है, वो कह रहा है क्यों ना हम सब मिलके एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करें। ओके, यहाँ पे ये चीज है। नेक्स्ट, distributive justice is not sufficient according to Amartya Sen, need to do more than that. Distributive justice क्या है, जो प्राइमरी गुड है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ओके, अमर्त्य सेन कह रहा है नहीं, इससे कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। एक हमें कैपेबिलिटी, इसकी अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वेयर एन इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज व्हाटएवर ही और शी वांट्स। ओके, ये ज्यादा बेटर है अमर्त्य सेन के हिसाब से, तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। इन केस कोई डाउट हो जॉन रॉल से रिलेटेड प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं आप मुझसे। ओके, और आप मेरे जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आरएस एथिक्स सेम चैनल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और वहां पे मैं न्यूज भी अपडेट करता हूँ। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।